नमस्कार दोस्तों। आप थोड़ा चौंक रहे होंगे। दद्दा की खरी खरी चैनल पर मैं बात की शुरुआत कर रहा हूँ। ये दद्दा का प्रेम है, स्नेह है। मैं हूँ व्यालोक। दुनिया में एक परिचय मेरा ये है कि मैं पत्रकार हूँ। मैं थोड़ी बहुत किताबें भी लिख चुका हूँ, लेकिन इन सब से अलग परिचय ये है कि दद्दा मुझे जो कहते हैं प्यार से, मैं उसको करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे पहलवानों पर, क्योंकि दद्दा भी भूतपूर्व पहलवान रहे हैं, प्रशिक्षक रहे हैं, अब बाबा बन गए हैं। दद्दा के जीवन में जितने रंग हैं, जितना इनका व्यक्तित्व बहुरंगी है, उन सबको तो नहीं समेटूंगा, लेकिन फिलहाल बात किस पर होगी? बात होगी हरियाणा की राजनीति पर, बात होगी पहलवानों पर, बात होगी हुड्डा साहब पर। दद्दा, आप ही के चैनल में आप ही का स्वागत है। सभी दर्शकों का अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद भालुक भाई। पहला सवाल, ये जो अफवाह उड़ रही है कि हुड्डा साहब ही अब लाव लश्कर समेट के भाजपा में चले जाएंगे, तो ये क्या होगा अब? हरियाणा की राजनीति किधर जा रही है, किस करवट जा रही है? आगे भी और सवाल हैं, लेकिन पहला सवाल ये कि ये अब क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ये अफवाह वैसे तो बहुत लंबे समय से ना हरियाणा में चल रही है और हरियाणा कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि यहाँ बड़ी भयानक गुटबाजी है और कितने गुट हैं ये गिन पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गुटों में गुट हैं और केंद्रीय जो संगठन है उसका कोई बहुत ज्यादा कंट्रोल है नहीं। तो और हुड्डा साहब को समझ में नहीं आ रहा है अब हुड्डा साहब बीजेपी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो ये अफवाह कौन फैला रहा है, आ रहे हैं तो किस हैसियत से आएंगे, क्या लेके आएंगे, क्या लेने आ रहे हैं, भाजपा ने उनको क्या वादा किया है। पहले लोकसभा चुनाव होने हैं, लोकसभा के 1 साल बाद विधानसभा होनी है, तो विधानसभा में क्या करेंगे। ये तमाम इतने बड़े उलझन भरे सवाल हैं जिनका आंसर आसान नहीं है। अब बात यह नहीं सब रोहतक, सोनीपत, झज्जर, ये जींद, ये वाली जो जाट बेल्ट है इसमें हुड्डा का बहुत ज्यादा प्रभाव है, रोहतक के इर्द गिर्द वाले जिलों में। और इस इलाके में जाटों के एक छत्र नेता है हुड्डा साहब। जाटों की भाजपा से सिर्फ एक नाराजगी है कि उन्होंने खट्टर साहब जो कि एक पंजाबी है उनको सीएम बना रखा है। और जाट जो बिरादरी है उसको एक ये गलत फहमी है कि सत्ता का अधिकार सिर्फ हमको है, तो सीएम तो जाट ही होना चाहिए था। हरियाणा में भी सीएम अगर जाट नहीं होगा तो फिर कहां होगा। इसलिए वो खट्टर साहब को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अदरवाइज खट्टर इज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। खट्टर बेहद ईमानदार राजनेता है। खट्टर के ऊपर आज तक कोई एक पैसे के करप्शन का चार्ज नहीं लगा पाया। पर हरियाणा के जो वोटर हैं, जो स्पेशली जाट वोटर हैं, वो ये कहते हैं कि अरे ईमानदारी को लेके हमको चाटना है, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी ईमानदारी। पर खट्टर इज अ वेरी वेरी श्रूड पॉलिटिशियन। जाटों के हर उत्पात से वह व्यक्ति पॉलिटिकल माइलेज लेता है और अपना वोट बैंक बढ़ाता है। जो वोट बैंक ऑलरेडी उसके पास है उसको कंसोलिडेट करता है। इन्होंने जाट आरक्षण पर उत्पात मचाया। उसने जाट वर्सेस 35 बिरादरी, मतलब जाट के अलावा प्रदेश में जितनी बिरादरियां हैं सबको गोलबंद कर दिया, जाटों के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ। पिछले 2 चुनाव वो इसी वोट बैंक के आधार पर जीते हैं। पहला तो था मोदी लहर थी, पीपल वांटेड अ चेंज। हरियाणा की एक बड़ी गंदी आदत है वो पुरानी वाली कि हर 5 साल पर रोटी बदल के खाते हैं। बहुत रेयर, ये पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा, हालांकि हुआ नहीं है, इट वाज हंग
असेंबली, जी पर दूसरी बार खट्टर साहब ने जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली। नहीं तो सरकार तो हरियाणा में इस बार पलट दी थी। जनादेश तो है खट्टर के खिलाफ ही था, और जी उस खट्टर के खिलाफ जिसने लोकसभा में 10 की 10 सीट जीती थी। और जो पॉलिटिकल पंडितों का आकलन था कि जिस हिसाब से लोकसभा की 10 की 10 सीट आई है, तो विधानसभा में 90 में से 80 सीट जीतने तक की, 75-80 सीट जीतेंगे। भाजपा के नेता ये कहा करते थे, और जब मतपेटी खुली तो लोग हक्का बक्का रहेगा, वाह करेगा, करे ये क्या हो गया। वही अच्छा, हुड्डा साहब का एक वीडियो वायरल हो गया था जिसमें वो दिल्ली के किसी कार्यक्रम में, केंद्रीय कार्यक्रम में, वहां पे बड़े नेता थे, शायद सोनिया जी भी थी, राहुल जी भी थे, तो वहां पर वीडियो लीक हो गई थी जिसमें वो कहता है कि 15 सीट नहीं आएगी हरियाणा में। वो वीडियो बड़ी चली थी और सरकार बनाने के एकदम करीब पहुंच गए थे हुड्डा साहब। तो सब एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और फिर भी खट्टर साहब एंटी इनकम्बेंसी को बीट करने में कामयाब हो जाते हैं। तो अब भाजपा ने क्या गोटी चली है, और क्या कांग्रेस खट्टर को, हुड्डा को दोबारा मौका नहीं देना चाहती है। जो राहुल गांधी गुट है उसके जो सिपह सालार हैं वो है सुरजेवाला साहब, वो उनके ब्लू आइड बॉय हैं। ऐसा सुना जाता है कि राहुल जी हुड्डा को पसंद नहीं करते हैं, हुड्डा जी सोनिया के सिपह सालार हैं, सोनिया जी की अब नहीं चल रही है। तो ये सारी और हुड्डा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनको ये विश्वास हो गया है कि अब उनको सीएम नहीं बनाएगी कांग्रेस। तो ये तमाम चीजों में अब अंदर क्या उठापटक चल रही है तो समय बताएगा, परंतु हुड्डा बीजेपी में जा रहे हैं, अफवाह बहुत तेजी से जाट बेल्ट में फैली हुई है। जी, दो चीजें दर्शकों को बता दी जाएं कि एक तो जो रोटी पलटने की बात है, वह अब एक चुनाव में एक मजेदार ट्रेंड इधर ये भी देखने को मिला है कि जनता लोकसभा में भाजपा को जिता दे रही है और विधानसभा में किसी और पार्टी को दे रही है। जैसे हरियाणा का आपने कहा, बिहार में 39 सीटें आई थी लोकसभा की, लेकिन भाजपा को अकेले उतनी नहीं आई। खैर, ये अलग बात है कि नीतीश जी के साथ उठा पटक और ये बाद में आना जाना सब लगा रहा। यूपी एक ऐसा ये है जिसमें संसद की भी उतनी ही सीटें आई और विधानसभा में भी उतनी ही बम बम जीत हुई। कर्नाटक में हमने देखा, हिमाचल में थोड़े से भाजपा हारी। खैर, मुद्दा यह है कि आपने कांग्रेस में कहा कि केंद्रीय नेतृत्व की चलती नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व तो उस लायक होगा तब तो चलेगी। और वैसे हरियाणा के गुटों की बात करें तो एक अशोक तंवर भी हुआ करते थे हमारे सीनियर, वो आजकल कहाँ हैं पता नहीं, उनका क्या है। लेकिन राजनीति पर बात करेंगे आगे के सवाल में। पहले ये बताइए कि पहलवानों का क्या होगा। ये जो पहलवानों ने इतना गदर मचाया हुआ था, अब वो क्या करेंगे। देखिए, बजरंग पुनिया नाक कटवा के वहां से तो चले आए, एशियाड से नाक वाक जो भी बची हुई थी सब कटवा वटवा के चले आए हैं। अब क्या करेंगे। आपने एक चीज नोट की है, पिछले 10 दिनों से पहलवान कैंप में एकदम सुई गिराना सन्नाटा है, पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई चू तक नहीं बोल रहा है। जी, जिया गैंग में एक साली साहिबा का एक बयान आया है, पर वो बड़ा सॉफ्ट था, और उसमें भी मेरे जैसे एनालिस्ट तो उनकी बात जब उसको एनालिसिस करेंगे तो कहेंगे कि ये तो शी इज मतलब सॉफ्टनिंग टुवर्ड्स द बीजेपी लीडरशिप। और धरनाजीवी गैंग के जो मुख्य गैंग प्रणेता हैं बजरंग पुनिया एंड विनेश फोगाट एंड पार्टी, ये लोग एकदम साइलेंट हैं। पहले एक साल पहले ये चर्चा थी कि कांग्रेस ने, हुड्डा साहब ने इन तीनों को आश्वासन दिया है, भाई बीजेपी बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त को फुल टाइम पॉलिटिक्स में ले आ चुकी है,
एक आध दो खिलाड़ियों को और ले आएगी। संदीप सिंह पहले ही से थे, उन पे आरोप लग गए हैं, इसलिए उनसे खेल मंत्री का पद ले लिया गया, पर अभी भी वो मंत्रिमंडल में हैं। खेल मंत्री का चार्ज खाली लिया गया है। तो बीजेपी खिलाड़ियों को सफलतापूर्वक उतार चुकी है। हालांकि बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त दोनों चुनाव हार गए थे, परंतु इस बार भी, बबीता का तो मैं नहीं कह सकता, पर योगेश्वर को भाजपा इस बार ऐसा बहुत तगड़ी चर्चा है कि लोकसभा में भी उतार सकती है। अब उनकी सीट डिसाइड हो रही है कहां से उतारा जाए। तो कांग्रेस ने इनको आश्वासन दिया था, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को, कि हम आपको टिकट देंगे। अब टिकट के लालच में इन्होंने ये तमाम रायता फैलाया या क्या था, ये तो सब अब अंदर की बातें हैं, इस पे कोई आधिकारिक पूर्वक मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। परंतु कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इनकी थी, परंतु मामला बुमराह कर गया और ये जाट समुदाय खुद इनसे नाराज हो गया और बहुत जल्दी हुड्डा परिवार ने ये भांप लिया, दीपेंद्र हुड्डा ने स्पेशली, कि अरे यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया और इससे तो बदनामी हो गई बहुत ज्यादा। तो इन्होंने हाथ खींच लिए वापस। अब ये तो निश्चित रूप से एक सवाल रहेगा कि अगर हुड्डा साहब बीजेपी में चले गए तो हमारे धरनाजीवी गैंग का क्या होगा। पीछे मैं एक वहां के एक पॉलिटिकल एनालिस्ट से चर्चा कर रहा था, प्राइवेट चर्चा, तो उन्होंने बोला, मैंने पूछा इनमें से किसी को टिकट मिल सकता है क्या? बोले अगर ये रायता अगर नहीं फैलाया होता इन्होंने, ये धरना देने वाला और इस प्रकार के घिनौने आरोप लगाने वाला, और उसमें असल में हुआ क्या कि हरियाणा की हजारों लड़कियों पे लांछन लग गया ना, इसलिए जाट समुदाय जो है नाराज हो गया। कहते अगर ये नॉर्मल रहे होते तो दे वर वेरी गुड कैंडिडेट्स। और अब चूंकि प्रो भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का कुछ माहौल रहेगा, जाट वैसे ही बहुत ज्यादा मुखर वोटर है। देखिए जो भाजपा का जो वोटर है ना, वो साइलेंट वोटर है, क्योंकि जाट मेजॉरिटी कम्युनिटी और जाट डोमिनेंट कम्युनिटी है। उस जब जाट चौपाल में बोल रहा होता है ना, तो भाजपा का वोटर जो कि अन्य 35 बिरादरी का, वो चुपचाप सुन रहा होता है, बल्कि हाँ में हाँ मिला रहा होता है, बल्कि वो भी चार बड़क मार देता है, परंतु वोट वो अपने हिसाब से देता है। तो चूंकि जाट बड़ा मुखर वोटर है, तो वो अपनी नाराजगी भी मुखर होकर व्यक्त करता है, वो मियाता नहीं है समाज में। तो कांग्रेस को समझ में आ रही है तो बहुत नुकसान हो गया। तो इस वक्त सब पहलवानों का पॉलिटिकल करियर अगर कोई था, अगर कोई होता, तो वो तो खतरे में पड़ गया, मतलब बनने से पहले ही पड़ गया। मैं पहलवानी का करियर तो चला ही गया, अब आपको लगता है उनका पहलवानी का कोई करियर बचा हुआ है? देखिए साक्षी तो ऑलमोस्ट रिटायर मान लीजिए उनको, वो तो सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए आई थी, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स कंपैरेटिवली बड़ा हल्का टूर्नामेंट होता है और बहुत मोटी प्राइज मनी होती है, उसके लिए आ गई थी और बड़ी मुश्किल से मतलब किसी तरह वो ट्रायल जीत पाई। खैर वो हो गया उनका। तो साक्षी मलिक का कैरियर ऑलरेडी खत्म है। विनेश का कैरियर अभी चलता, कम से कम एक सेशन चलता, 1-2 साल 3 साल, परंतु एक तो उनको इंजरी हो गई और इस धरनेबाजी ने ना इनको मॉरली तोड़ दिया है। देखिए कुश्ती में मैं एक बात हमेशा कहता हूं, फिजिकल तैयारी के बाद जो जिदारी है ना, जो मॉरल स्ट्रेंथ है, साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग, जो किलिंग इंस्टिंक्ट है, इस पूरे प्रकरण में जो बदनामी हुई है ना, उसने इनके मोरल पे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट डाला है दोनों के। ये एशियन गेम में जो परफॉर्मेंस आई है ना, अगर इसका मैं साइकोलॉजिकल एनालिसिस जब मैंने किया, तो बजरंग पूनिया की फिजिकल तैयारी में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं थी, बहुत ज्यादा अनफिट भी नहीं थे, और 3-4 महीने की तैयारी बहुत होती है। इनसे ज्यादा अनफिट हो गया था वो हमारा जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, 12 किलो वजन बढ़ गया था, 4 महीने में फिट हो गया, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस अभी भी दे रहा है। 4 महीने में एक अच्छा खिलाड़ी फिट हो जाता है, पर मॉरल स्ट्रेंथ कहां से लाओगे? वही मोरल स्ट्रेंथ जिसकी वजह से इतनी बुरी तरह पीटे, मतलब पहलवानी की भाषा मुझे नहीं आती, लेकिन शायद एक भी पॉइंट नहीं ले पाए थे और इनको लगभग धो डाला था अपोनेंट ने।
न तो कोई आखिरी जो 2 कुश्ती ये हारे हैं, न तो जी कोई अटैक था, न कोई डिफेंस था। और जी, जैसे एक हारा हुआ जुआरी नहीं, फिर मतलब से दांव लगा देता है। हाँ, जो जिजीविषा होती है, जो जुझारू प्रवृत्ति होती है, जो किलिंग इंस्टिंक्ट होती है, वो गायब थी। बॉडी इस पर लैंग्वेज। इस पर याद आती है एक बात। मेरे पिता कहा करते हैं कि झूठ के साथ समस्या ये है कि आपको याद रखना पड़ता है कि कब कहाँ कौन सी बात आपने कही। पूनिया ये भूल जाते होंगे, लेकिन उनका दिमाग तो ये याद रखता होगा ना कि उन्होंने कितनी खेती की है, क्या क्या किया है। तो वो मोराल जो आप बात कर रहे हैं। लेकिन अब आते हैं राजनीति पर। एक सवाल राजनीति का थोड़ा ले लेते हैं। आपने कहा जैसे 35 बिरादरी बनाम एक बिरादरी, भाजपा की ये सोशल इंजीनियरिंग यूपी में भी है। उसने समाजवादी पार्टी जो यादवों की पार्टी है ही लगभग, उसको उसने बड़ी खूबी से बाकी नॉन यादव ओबीसी को जोड़ा खुद से, और 2014, 2019, 2022 सारे चुनाव जीते। इसीलिए पिछले 1 साल से अखिलेश यादव बसपा के भागे हुए अन्य जाति के नेताओं को, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए या कोई राजभर हो गए, इन सबको ला रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस जाट वोट के अलावा ऐसा कुछ कर रही है, या भाजपा अपनी 35 बिरादरी को कंसोलिडेट करने के लिए कुछ कर रही है? वहां के पॉलिटिकल माहौल पर कुछ बताइए। देखिए, फैक्ट यह है कि कांग्रेस सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी के बल पे चुनाव लड़ने जा रही है। पहली बात ये नोट कर लीजिए। और एंटी इनकम्बेंसी आपको पता है बहुत बड़ा फैक्टर होता है। पहले क्या था कि ये एक 3 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट हुआ करता था, और चौटाला साहब की जो पार्टी थी वो बहुत बड़ी पार्टी थी। उसका वोट बैंक कांग्रेस से ज्यादा हुआ करता था, और ये इनफैक्ट बाइपोलर कॉन्टेस्ट ही होता था। भाजपा का तो कोई नामो निशान नहीं था 2014 से पहले। तो भाजपा ने आके लगभग जो 35, 36, 40 लोकसभा में तो 50% तक वोट जो कैप्चर किया, वो तो मोदी करिश्मा है। दिक्कत ये हुई कि जब चौटाला की पार्टी जब दो फाड़ हुई ना, तो चौटाला की पार्टी जाटों का 50% वोट अकेले एंजॉय करती थी। मतलब जाटों का वोट 2 जगह बराबर बढ़ता था, कांग्रेस और चौटाला की पार्टी में, बल्कि चौटाला के पास ज्यादा ही जाता था। वही रोटी पलट पलट के सेकने वाली बात थी। जब ये दोनों भाई लड़ गए और इनेलो जब बटी है, तो जाट पिछले विधानसभा चुनाव में जाट एकदम निराश हो गया इनेलो से, और एक मुश्त पूरा का पूरा कांग्रेस में शिफ्ट हो गया। पर आपको जान के ताज्जुब होगा कि जाट 20 से 30% तक, और लोकसभा में तो और ज्यादा, 50% से भी ज्यादा। अगर भाई 10 में 10 सीट कहां से आ जाती है, वो भी बड़े लंबे लंबे मार्जिन से। मतलब हुड्डा परिवार को रोहतक में भी हराया, सोनीपत में भी हराया। हुड्डा छाटों के एक छत्र नेता है। तो बीजेपी 20 से 30% जाट वोट भी एंजॉय करती है, प्लस 35 बिरादरी का एक मुश्त वोट। तो जब ये चौटाला की पार्टी जब कमजोर हुई है, तो उनका 22, 24, 26, 28%, 22 से लेकर 28% वोट वो सारा का सारा कांग्रेस में शिफ्ट हो गया। तो पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जो अप्रत्याशित जो सीटें बढ़ी थी कांग्रेस की, वो इसलिए थी क्योंकि चौटाला की पार्टी ने बहुत बुरा परफॉर्म किया था। मतलब जजपा, जो कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी, वो मुश्किल से 10, 12, 15 सीटों पर ही कायदे से चुनाव लड़ी थी। बाकी सीटों पे बहुत सारी सीटें तो ऐसी थी जहां उनको 800, 1000 और 1200 वोट मिला है। बड़ी मुश्किल से कुछ सीटें थी जहां वो सेकंड नंबर पे रहे हैं, और अच्छा जो भी 12-15 जीती थी, मुझे एग्जैक्टली भी फिगर याद नहीं। तो तब अच्छा जी, कि इन्हें आप बात कर होती लो। है। पर अभी इस देखिए, वो पिछले चुनाव की बात थी। इस चुनाव में इनेलो और जजपा कैसे परफॉर्म करती है? क्या इनेलो या जजपा में से
किसका किसी के साथ पैक्ट हो जाता है। अगर जजपा के साथ भाजपा का गठबंधन होता है, प्री पोल अलायंस, अगर, तो सीट एडजस्टमेंट कैसे होता है? तो क्या अभय चौटाला की जो पार्टी है, क्या वो कांग्रेस के साथ कोई अलायंस कर सकती है? देखिए, मेन जो अरिथमेटिक्स है ना, वो जाट वोट की है। जाट वोट का कंसोलिडेशन कैसे होता है? पर चाहे कुछ कर लीजिए, 20 से 30% वोट, जाट वोट भाजपा को जाएगा, क्योंकि भाजपा ने सब काम बहुत किया। मैं आपको बताऊं, मेरे एक मित्र हैं, सोनीपत में रहते हैं, गांव में रहते हैं। उनकी पत्नी गेहूं धो के सुखा रही थी आटा पिसवाने के लिए, तो ऐसे ही मैंने कहा बड़ा शानदार गेहूं है। बोला राशन में मिलता है, हर एक महीने में एक परिवार को 40 किलो गेहूं, और शानदार गेहूं। फिर एक दिन बोले कि एक दिन अचानक हमारे पास एक पैकेट आया जिसमें हमारे पूरे परिवार के आयुष्मान कार्ड थे। तो मैंने पूछा वो तो बीपीएल फैमिली को मिलता है, तुम तो साले 2-2 एसयूवी भी रखे हो, तुम्हारे यहाँ इनोवा है। तो मेरे वो बड़े मुंह बोले मित्र, मैंने भिखारी, शर्म नहीं आती तुझे साले, तुझे सरकार ने बीपीएल बना दिया। तो बोले मैंने थोड़ी ना मांगा था कार्ड, सरकार ने भेज दिया भाई। सर, बिना मांगे, बिना रजिस्ट्रेशन, खट्टर साहब ने घर घर पूरे हरियाणा को, जिनके घर 2-2 एसयूवी खड़ी हैं, उनके घर आयुष्मान कार्ड भेजे हैं, और 6-6 कार्ड, और हर कार्ड पे 5 लाख का इलाज फ्री है, हर कार्ड पे। सर, इतना काम किया है खट्टर साहब ने आम आदमी के लिए। तो सर, बात यह नहीं कि वो 35 बिरादरी का कंसोलिडेशन तो अपने आप हो जाता है। ये सब तो ठीक है। आप अभी तक एक आपके बहुत प्रिय सब्जेक्ट से बच रहे थे, उसको मैं ले आता हूँ। ब्रह्मांड के सबसे ईमानदार और दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यमंत्री जो हैं, वह भी हरियाणा में इस बार लड़ेंगे, और वो तो जहां लड़ते हैं तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कह के उनका अपमान मत कीजिए, वो दिल्ली के प्रधानमंत्री हैं, और वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो दिल्ली के मालिक हैं। उन्होंने कहा है दिल्ली के मालिक हम हैं। मैंने दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यमंत्री कहा था। खैर, आपकी बात मान लेता हूँ। तो दिल्ली के जो मालिक हैं, वो भी पूरा लाव लश्कर आटा फाटा लेके पहुंचेंगे वहां। उसका क्या असर होगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो गरीबों के लिए काम करती है, और भाजपा उनको काम वहां करने नहीं दे रही है। पंजाब में वो काम करके दिखा रहे हैं, हरियाणा में कितना असर पड़ेगा? मैं आपको बताऊं, जी, भाजपा भाजपा की एक बड़ी अच्छी आदत है, अगर उनके घर में कोई बिल्ली घुस आए तो भाजपा कभी भी उस बिल्ली को मार के नहीं भगाएगी। उन्होंने बोला अब ये आ गई है तो इससे कुछ काम ही ले लेते हैं। तो बोले क्या काम लेंगे? बोले इससे चूहे मरवा लेते हैं। तो आम आदमी पार्टी परिदृश्य में आ गई, तो अब भाजपा ने कहा कि यार अब ये आ गए हैं अगर, तो इनको क्यों ना अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए। तो सर, जहां जहां कांग्रेस जिंदा है, वहां वहां कांग्रेस नामक चूहे को मरवाने के लिए भाजपा आम आदमी पार्टी नामक बिल्ली का बड़ा सफलतापूर्वक प्रयोग करती है। और एक बात आपको और बताऊं, हिमाचल का चुनाव भी भाजपा जीती होती एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद। नड्डा साहब थोड़ा दिल से लगा गए बात, और उन्होंने भाजपा आम आदमी पार्टी की पूरी यूनिट को ही अपने में समाहित कर लिया। ये बहुत बड़ी टेक्निकल मिस्टेक थी, जबकि नड्डा साहब को चाहिए था कि कम से कम 1000 करोड़ रुपए की फंडिंग करके आम आदमी पार्टी को हर सीट पर शानदार चुनाव लड़वाते, 2-4 करोड़ रुपया देते हर सीट पे, और भाजपा कैंडिडेट को बोलते कि ये तुम्हारी जिम्मेवारी है कि आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जम के चुनाव लड़े। इन्होंने क्या किया, वो पार्टी खत्म कर दी हिमाचल से, और कांग्रेस को वॉकओवर मिल गया। अगर आम आदमी पार्टी लड़ी होती तो उत्तराखंड और गोवा वाला हाल करती, गुजरात वाला हाल। और नहीं तो इससे यहाँ एक रिजवाइंडर है, एक छोटा सा सवाल है कि दिल्ली के मालिक और अगले प्रधानमंत्री, जो पिछले 3-4 बार से टर्म से स्वयंभू प्रधानमंत्री हैं, राहुल बाबा, उनके बीच समझौता नहीं होगा क्या हरियाणा में?
नहीं, वो स्पष्ट बोल चुके हैं कि इंडी अलायंस लोकसभा के लिए बना है, उसमें भी अच्छा। पंजाब में हम 1 सीट नहीं देंगे तुमको। इंडी अलायंस रहेगा, हम इंडी अलायंस के बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य हैं, पर पंजाब में 1 सीट नहीं देंगे। दिल्ली में सोच सकते हैं, और विधानसभा चुनाव में कोई इंडी अलायंस नहीं, कोई समझौता नहीं है। विधानसभा चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, कोई समझौता नहीं, ये उनका स्पष्ट। ये किनका है? दियालोक भाई, अभी भी आपको लगता है कि इंडिया अलायंस जिंदा है क्या? मुझे तो लगा मर पुरा गया। नहीं नहीं, मैं तो सवाल पूछने के लिए बैठा हूं, बताने के लिए तो आप हैं। मैं आज केवल सवाल तो पूछूंगा। मैं आपसे हरियाणा में पूछ रहा था वही कि इंडिया अलायंस का क्या होगा। हरियाणा में इंडिया अलायंस कतई नहीं, विधानसभा में जी। बिल्कुल काम नहीं करेगा। विधानसभा में भाजपा की ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, होगी भी, कि बहुत कायदे से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़े। और एक बात बता रहा हूं, अगर हर सीट पर 2 से 3 हजार वोट भी काट गई, 3,000 वोट भी काट गई अगर हर सीट पे, तो कम से कम 10 सीट का डेंट कांग्रेस को देगी, कम से कम 10 सीट का। ये है सब आम आदमी पार्टी की हैसियत। वो जिता अब नहीं सकते किसी को, पर हरवा सकते हैं। ये उन्होंने अब गुजरात में करके दिखाया, ये उन्होंने उत्तराखंड में करके दिखाया, ये उन्होंने गोवा में करके दिखाया, खैर हिमाचल में भी करके दिखाते हैं, अगर डड्डा साहब गलती ना करते तो। इस पर एक सवाल ये बन सकता है कि पंजाब तो वो जीत गए, लेकिन खैर वो अगली चर्चा में करेंगे, क्योंकि वो इतनी जल्दी समेटा नहीं जा सकता है। एक जो कंक्लूजन की ओर हम लोग अब बढ़ रहे हैं अपनी चर्चा में, पहलवानों का बोरिया बिस्तर बंध गया। खुश तो बहुत हो रहे होंगे आप, हैं? नहीं देखिए, मैं एक दियालोक भाई, मिनट, सवाल पूछ लीजिए, सवाल पूछने दीजिए। पहलवानों का बोरिया बिस्तर बंध गया, हुड्डा साहब के बारे में ऐसी अफवाह फैल गई है, और अगर खुदा न खास्ते ठीक निकल गई तो कांग्रेस का बोरिया बिस्तर क्या होगा, कहां जाएगा, क्या कैसे होगा, पता नहीं। इंडिया अलायंस काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इंडिया अलायंस मध्य प्रदेश में भी काम नहीं कर रहा है। वहां हमारे अखिलेश भैया ने 9 उम्मीदवार उतार दिए हैं, और उतारने के बाद ये बयान भी दे दिया है कि यूपी में हम सीटें मांगते नहीं हैं, बांटते हैं। तो कोई इस मुगालते में न रहे कि हमें बांटेगा, मतलब हम बांटेंगे कि लो तुम प्रसाद में थोड़ा रख लो, तुम रख लो, वगैरह वगैरह। तो ये कह दे सेफली कि खट्टर साहब की वापसी हो रही है, या खट्टर साहब नहीं भी हो तो भाजपा की वापसी हो रही है। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, भाजपा वो पार्टी है जिसने गुजरात में सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया था। मैं पॉलिटिकल पंडितों से ये सवाल हमेशा करता हूं, भाजपा वो पार्टी है जिसने एक बार नहीं 2-2 बार मुख्यमंत्री बदला है उत्तराखंड में। तो ऐसा क्या कारण था कि भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री हिमाचल में और हरियाणा में अब तक नहीं बदले? और भाजपा का जो तंत्र है ना सर, सूचना तंत्र बहुत स्ट्रांग है। भाजपा बहुत बारीक कंपन को भी अपने कान से सुनती है, भाजपा का जो संगठन है। तो आखिर क्या तो ऐसा क्यों फीडबैक क्यों नहीं मिल बदला? रहा है? क्यों नहीं बदला? क्यों नहीं बदला? क्योंकि ग्राउंड में खट्टर पॉपुलर है, सिर्फ जाटों के एक वर्ग में खट्टर अनपॉपुलर है। ओके। मेजॉरिटी ऑफ द वोटर लाइक्स खट्टर। 35 जात के हीरो हैं खट्टर। तो सवाल फिर से वही, खट्टर साहब की वापसी हो रही है, सेफली कह सकते हैं? देखिए अभी विधानसभा चुनाव में समय है, और मैंने बहुत समय बोला है। ना, जाट वोट का कंसोलिडेशन कैसे होता है। इनेलो की दोनों धड़े क्या करते हैं, क्या इनेलो के किसी एक धड़े के साथ, जैसे कि जजपा के साथ, क्या खट्टर साहब का कोई प्री पोल अलायंस हो जाएगा? अगर होता है तो कितनी सीटें खट्टर साहब उनको देते हैं? जजपा दुष्यंत की पार्टी
अभी भी जाटों का कितना वोट ले लेती है, कितने प्रतिशत जाट आज भी भाजपा के समर्थन में है, क्योंकि लोकसभा में तो बहुत बड़ा चंक आता है। एक बात बता दूं आपको, हरियाणा के जाट को मोदी से कोई दिक्कत नहीं है। वही हरियाणा वो राजस्थान वाला एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि मोदी तुझसे बैर तुझसे नहीं बैर तो नहीं, सेम यही है, मोदी तुझसे बैर नहीं, खट्टर तेरी खैर नहीं, जाटों का। हरियाणा का जाट मोदी को पसंद करता है लोकसभा में। हरियाणा का जाट ये एक मुश्त मानता है कि नहीं, लोकसभा में तो मोदी चाहिए, हरियाणा में हमारा आदमी दे दो हमें। अब बात ये ना सर कि अच्छा एक मिनट, ये सर एक हुड्डा के को भाजपा में लेने की ये कोरी अफवाह नहीं है, ये जान लीजिए। अब बात यह है कि अगर पहले लोकसभा चुनाव है, मान लीजिए लोकसभा में 1 या 2 सीट हुड्डा के लोगों को देके 3 सीट 4 सीट भाजपा लोकसभा जीत लेती है, 10 की 10 सीट। उसके बाद जब विधानसभा आएगा तो अब देखा जाएगा कि भाजपा क्या फैसला करती है, और हुड्डा जैसा व्यक्ति क्या सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री बन के आएगा भाजपा में, या क्या वो राज्य की राजनीति छोड़ के केंद्र में जाएंगे? हुड्डा आएंगे तो अपने साथ कितना जाट वोट लेके आएंगे। हुड्डा का प्रभाव है जाट बेल्ट में, इसमें कोई शंका नहीं। स्पेशली रोहतक, झज्जर, सोनीपत, जींद और ये कुछ ये आपका हिसार और भिवानी का जो इलाका है, इसमें हुड्डा का जबरदस्त प्रभाव और हुड्डा ने अपने एरिया में काम किया है, इसमें कोई शंका नहीं है। और क्या वो आज जो हुड्डा समर्थक जाट है, अगर हुड्डा भाजपा में आ गए तो क्या वो भी उनके पीछे पीछे भाजपा में आएगा? आएगा तो कितना आएगा? अगर हुड्डा 10-20% जाट भी ले आए तो बीजेपी स्वीप कर देगी, लोकसभा भी और विधानसभा भी। और बात यह है कि आखिर बीजेपी हुड्डा को एकोमोडेट कैसे करेगी? फिलहाल प्रश्न यही है कि बीजेपी और हुड्डा के बीच क्या पक रहा है, हुड्डा आ रहे हैं या ये केवल अफवाह है। दर्शकों, ये विषय ऐसा है कि इस पर और ज्यादा बात हो सकती है, लगातार बात हो सकती है, और खासतौर से दद्दा को सुनना आप सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक पैटर्न है। जी, मैं एक क्लोजिंग रिमार्क 2-3 मिनट का दे देता हूं कि हाँ दीजिए। देखिए, जब पहलवानों ने रायता फैलाया, धरने पे बैठ गए ना, तो जाट अस्मिता, जाटों की बेटियों की इज्जत का सवाल उठाया उन्होंने। इट वॉज एन वेरी इमोशनल इशू, और भाजपा वॉज एक्सट्रीमली एप्रिहेंसिव। भाजपा बहुत फूंक फूंक के कदम रख रही थी, और भाजपा ने ब्रजभूषण शरण सिंह को एकदम चुप करा दिया, और जितना तुष्टीकरण हो सकता था, संभव था, आउट ऑफ द वे जाके विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक को एकोमोडेट किया, तुष्टीकरण किया, उनके सामने लेट गई। पर जैसे ही पानी उतरा और विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की परफॉर्मेंस आई और उनकी पोल खुली और पूरे हरियाणा में इनको एक्सपोज किया भाजपा ने, भाजपा तुरंत एग्रेसिव हो गई और WFI का चुनाव की हरी झंडी दे दी, सुप्रीम कोर्ट में रिट डलवा दी, और हुड्डा को, इधर हुड्डा और इधर जयंत चौधरी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी और हरियाणा में हुड्डा, ये 2 बड़े लीडर्स के उससे इनकी बातचीत अंदर अंदर चल रही है। जयंत चौधरी तो सिर्फ सीट एडजस्टमेंट के कारण रुके हुए हैं, सीट मांग रहे हैं वो। तो सर बात यह ना कि ये सारा कुछ जाट पॉलिटिक्स भी इसमें इंपॉर्टेंट थी। पहलवानों का जो रायता फैला, वो अब एशियन गेम्स में बजरंग पूनिया की बुरी हार के बाद बहुत सारी बातें स्पष्ट हो गई, मैं ये कहना चाहता हूँ। जी, तो दर्शकों, अभी तक की आपने जो बातचीत सुनी, दद्दा के चैनल पर दद्दा का पहली बार मैंने इंटरव्यू लिया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। दद्दा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, एक और सूचना है कि दद्दा ने एक और चैनल बनाया है यूट्यूब का, वो बाबा की खरी खोटी के नाम से। उस पर बहुत शानदार मटेरियल आता है, उसको सब्सक्राइब करें, उसको भी देखें। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। दद्दा के साथ आप सभी को राम राम। वेलोग भाई बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों को प्रणाम, अभिनंदन, राम राम।